डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आइए क्लास 7 का चैप्टर 1 का पार्ट 4 वीडियो हम देखें। अगर आपके पास बुक हो तो उसका पेज नंबर आप 7 ओपन कर लीजिए। देखिए मेरे पास बुक है और इसका पेज नंबर 7 में ओपन करने जा रहा हूं और यह देखिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की यह बुक है और यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 1 पार्ट 4 पेज 7। ये चैप्टर का जो नाम है प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इसमें लगभग 1000 ईयर्स यानी 1000 वर्षों का इतिहास का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और 1000 वर्ष कब से कब तक है तो यह 700 AD यानी 700 ईस्वी से लेकर यह 1750 AD यानी 1750 ईस्वी तक का इतिहास है। और इस 1750 ईस्वी तक के इतिहास में हम यह देखेंगे कि उस समय किस तरह का नए सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर के हमारे सामने आए, यानी न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स का विकास हुआ। तो हम यही पढ़ेंगे कि ये 1000 ईयर्स 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हम देखते हैं कि भारत में नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। और यह चर्चा आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप समझिए कि हमारा देश जो आज भारत वर्ष में जो यहाँ के स्वार्थी तत्व हैं, हमारा देश में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र की बहुत अच्छी सब चीजें हैं और यह शासन की सबसे अच्छी पद्धति लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मानी जाती है। लेकिन जैसे हर चीज की कुछ खामी भी होती है, लूफोल्स भी होते हैं, ये लोकतंत्र का भी कुछ लूफोल्स है। और ये लूफोल्स तब ज्यादा यह विकराल हो जाता है जब शिक्षा का अभाव हो जाता है या लोग अपनी बात को नहीं जानते हैं। तो भारत को यह प्रचारित किया जाता है कि यह देश जातियों में बटा हुआ है, भेदभाव में, छुआछूत में बहुत विभाजन है। यह एक तरीके से भारत के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा छल है। और यह छल किसने रचा तो यह हमारे यहाँ के विदेशी आक्रांताओं ने। यह देश समरसता का देश है, यह देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, यह देश सभी को साथ लेकर चलने का देश है। लेकिन जब यहाँ पर विदेशी आक्रांता आए और विशेष करके जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, क्योंकि या जो भी पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, ये लोग थोड़ा बहुत उस समय तक चालाक हो गए थे, क्लेवर हो गए थे, अपने को जेंटलमैन भी दिखाना चाहते थे और आपके साथ छल भी करना चाहते थे। और इसके लिए हमारे समाज को कई जातियों में बांटा गया। और हमारा समाज तो शुरू से वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ें तो उसमें वर्ण व्यवस्था है, वर्ण, और वह वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित है। ये सभी को जानना चाहिए। बहुत बाद में कई परिस्थितिजन्य कारणों से वहां पर जाति प्रथा का सुपरफिशियल ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका दिखता है, वो भी अभी स्थापित नहीं हुआ है। और सबसे पुराना हमारा ग्रंथ ऋग्वेद है, तो उसको हम लोग देख के चलें और उसको न प्रचारित करके जब अंग्रेज आए तो हमारे वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जाति व्यवस्था में बांट दिया। वो कर्म पर था, यहाँ आकर इन्होंने जाति पर, जो भी जितने भी हमारे यहाँ पेशा हुए, ऑक्युपेशन हुए, सभी को एक एक जाति बना दिया गया। उसमें भी उपजाति बन गई, जातियां बनी और सब कास्ट बना। हमारे यहाँ कास्ट शब्द कुछ था ही नहीं, तो हम वर्ण और गोत्र की बात करते थे। तो ये समझना है। यही इस बुक में हम दिखाएंगे कि 1000 वर्ष जो 700 ईस्वी से लेकर और 1750 ईस्वी में कितने हमारे यहाँ हमारे समाज को जातियों और उपजातियों में बांट दिया गया और जो उनका पेशा था, प्रोफेशन था, उसी को जाति कह दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आप किसी
आयोजन में जाते हैं, प्रयोजन में जाते हैं, वहां देखते हैं कि सेवा भाव से कुछ लोग सब्जी चलाते हैं। अब उनका एक जाति बना दिया गया सब्जी वाला। कोई पूरी चलाता है पूरी वाला, कोई चावल चलाता है चावल वाला, कोई पानी पानी वाला, कोई पत्तल बांटता है पत्तल वाला। ऐसे जाति बनी हमारे यहाँ। ये कोई हमारे यहाँ की जाति थी नहीं। और वही इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से 1000 वर्षों के दौरान भारत में कितनी नई नई जातियां और उपजातियां बनी हैं और कैसे सोशल और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है और तभी हम अपने को समझेंगे। और हाँ, अभी तो इस बात को समझने के लिए महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ एक तरीके से ये सनातन का, भारतीयता का एक बहुत बड़ा आयोजन है। आप जाइए वहां पर। इस और आज जो मैं यहाँ पर ये एनसीईआरटी किताब में जो लिखा गया है क्लास 7 में जाति आप थोड़ा मिलाइए और देखिए। आ जाइए महाकुंभ में, थोड़ा जाति ढूंढ के निकाल दीजिए। सभी लोग एक साथ एक गंगा जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में लोग एक साथ स्नान करते हैं। और यह परंपरा आज नया नहीं हुआ है, यह परंपरा हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। कोई वहां पर जाति नहीं है, कोई वहां पर बंटवारा नहीं है, कोई वहां पर न बड़ा है न छोटा है, न अगड़ा है न पिछड़ा है। वह देखिए, न ये नहीं कि उसके लिए वो घाट बना हुआ है उसके लिए वो घाट बना हुआ है। सभी लोग एक साथ गंगा में स्नान करते हैं। प्रचारित कैसा किया गया है हमारे देश के बारे में कि हम लोग में बहुत विभेद है, हम लोग में बहुत बंटवारा है। यह बंटवारा कौन करता है? यह वही करता है जिसको इस बंटवारे से फायदा हुआ। पहले इस बंटवारे से अंग्रेजों का फायदा होता था, वो लोग मुट्ठी भर आए थे और पूरे देश पर शासन करना था। तो जब तक वो हम पर बांटेंगे नहीं, शासन कैसे करेंगे? हमारे अंदर उन्होंने नफरत का भाव फैलाया। हमारे अंदर अगर कोई भी थोड़ी सी कमी आया तो उस कमी को बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको उन्होंने परोसा, उसको कम करने की कोशिश नहीं की। और फिर अब आज के जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आप देखिए इस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो रही है, लेकिन उसमें मात्र 4-5 हजार परिवार जो है, ये भी मैं कुछ संख्या ज्यादा ही बता रहा हूं, तो मात्र इतने ही परिवार 300 से लेकर 3000 से लेकर शायद 4000 परिवार जो हैं वही इस देश पर शासन कर रहे हैं। पहले कुछ राजतंत्र के नाम पर लोग शासन करते थे, वंशगत चलाते थे। पहले कुछ जमींदार लोग शासन करते थे समाज पर, कुछ सामंत करते थे। आज ये 9 नेता वर्ग जो हुए हैं, अभी जब तक समाज को बांटेंगे नहीं तब तक शासन कैसे करेंगे? आप देख लीजिए, ऐसे पार्टियां हैं जो सिर्फ परिवार की बात करती हैं, लेकिन वो समाजवाद की परिभाषा करती है, वो कहते हैं हम समाजवाद की बात करते हैं। ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ गरीब दबे कुचले को शोषण करते हैं और उन्हीं के शोषण पर बहुत बड़ा साम्राज्य, धन का, मसल पावर का वो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वो अपने को गरीब गुरबों का नेता कहते हैं। ये बंटवारा समाज में नफरत की भाव, एक एक जाति का नेता बन गया है। वो अपने घर में अपने माता पिता को नहीं देख रहा है, अपने भाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने पड़ोसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अपने पूरे जाति का वो नेता बन जाता है, अपने पूरे धर्म का वो नेता बन जाता है। तो ये जब तक वो बंटवारा नहीं करेगा तब तक आप वो अपने सत्ता में बने नहीं रहेगा। तो इसका एक हथियार बना दिया गया। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है, हम लोग एक साथ रहते हैं ग्रामीण, और हमें अगर कोई कमी है तो समय समय पर हम उसे सुधारते हैं। तो उसीलिए ये सब व्यवस्था किया गया था। हमारा टॉपिक कुंभ नहीं है, मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा देश एकता वाला देश है। हमारे देश में ये बात सही है कि विभिन्न भाषा है, विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न खान पान है, विभिन्न संस्कृति में रहते हैं, लेकिन भारतीयता सभी में एक जैसी है। और ये अनेकता में एकता का देश है। आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से यह अनेकता में एकता का देश है और उसका उदाहरण ये महाकुंभ है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप सभी लोग जरूर वहां पर जाइए और जाकर भारत का दर्शन कीजिए। वहां पर तो पूरा भारत और पूरा विश्व आ चुका है और
देख रहे हैं सिर्फ लोगों मनुष्य ही दिख रहा है, कहीं किसी में कोई नफरत नहीं है। हालांकि उसमें भी कुछ कुछ तुच्छ और स्वार्थी तत्व घुस जाते हैं। जहां भी बहुत ज्यादा लोग जाएंगे तो कुछ लोग घुस जाएंगे। आप जाइए, कितना भी सुंदर फूल चुन के लाइए, फल चुन के लाइए, सब्जी चुन के लाइए, कुछ उसमें डैमेज माल तो निकल ही जाता है। तो वहां भी कुछ निकलते होंगे, तो उस डैमेज को हटाना है, न कि उन्हीं को प्रचारित करना है। लेकिन सही तो बात यह है, कितने लोग वहां पर गए हैं, एक साथ रहे हैं। यही हमारा भारत है, यही भारत है। और हम देखेंगे कि ये 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हमारा भारत में किस तरीके से नए नए जातियां बन रही हैं, नए नए उपजातियां बन रही हैं। और वो किस आधार पर बन रही हैं, तो वह अपने प्रोफेशन के आधार पर बन रही है, पेशा के आधार पर बन रही है। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, अगर कोई गोलगप्पे की दुकान लगाया तो उनका तो गोलगप्पा वाला हो गया, कोई कपड़े की दुकान तो कपड़ा, ऐसे बात हो गई। तो यही समझने की बात है। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हम नए सामाजिक और राजनीतिक दोनों समूह में जो बदलाव आ रहा है उसकी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम ही है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखिए, स्पष्ट बात, मैं वही समझाने की बात कर रहा हूं कि सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि इसमें बहुत भारी स्तर पर परिवर्तन हुआ है। तो ये चीज समझना है। और ये, जैसे मैं आपको जब ये इतिहास पढ़ाऊंगा यह, तो इसमें एक जैसे क्लास 6 में कुछ समय का लिया गया, इसमें हजार हजार वर्षों का इतिहास करके आपको मैं बताऊंगा। और तब देखिएगा कि हमारे देश में कैसे कितना परिवर्तन आ गया बातों में। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। एक और बात है कि नए नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। ये जो 1000 वर्ष है, 700 से ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी भी आती है इस काल में। जैसे देख लीजिए, सिंचाई में रहट, यहाँ पर है कि द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। तो इरिगेशन या सिंचाई में एक रहट है। देखिए, आप बुक में रहट दिखाया गया है, एक चक्का नुमा व्हील नामा होता है। और यह कहीं पर जहाँ पानी का सोर्स है, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, वहां पर लगाया जाता है और उससे पानी आता है। तो सिंचाई की एक नया व्यवस्था रहट, और इसको इंग्लिश में द पर्शियन व्हील कहा जाता है और हिंदी में इसे रहट कहा जाता है। तो ये सिंचाई में हमारे देश में एक नया चीज आया। कताई में चरखे, ये चरखा भी इसी समय आया है, जो एक बड़े स्केल पर इसका उपयोग शुरू हुआ है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। युद्ध में अग्न्यास्त्रों, बारूद वाले हथियार, यानी फायर आर्म्स इन कम्बैट। युद्ध में जो अग्नि वाले हथियार, बारूद वाले हथियार इस समय आ गए हैं। इसके पहले लोग डंडा, लाठी, भाले आग से लड़ाई करते थे, युद्ध। तो ये सब का इस्तेमाल शुरू हो गया। इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय जो ये सब कंटिनेंट है, इंडिया जो सब कंटिनेंट है, तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया। यानी कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फूड एंड बिवरेज, यानी नई तरह की फूड एंड बिवरेजेस, खान पान भी आया। जैसे आलू, पहले हमारे यहाँ आलू लोग नहीं खाते थे या नहीं था, अब आलू आ गया। ये सब बाहर से ही आए हैं। मक्का, जिसको कॉर्न कहते हैं या मैजे कहते हैं, ये भी आया। मिर्च, चिल्ली आया। चाय, टी आया, एंड कॉफी। ये सब चीज हमारे देश में ये 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में खान पान में ये शामिल हो गए। ठीक है ना। क्या क्या शामिल हुआ? तो आलू शामिल हुआ, पोटैटो शामिल हुआ। इसी के साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स आप खाते हैं ना आजकल, तो कॉर्न या मैजे है जो मक्का है। और इसी तरीके से चिल्ली या मिर्च भी हमारे देश में आया। और चाय आया, टी। आजकल तो भाई अगर कोई आपके घर पाए या आप एक दिन चाय नहीं पीते तो कहते हैं कि बहुत सर में दर्द हो गया। और फिर कॉफी भी आ गया। तो ये सब ये 700 से 1750 ईस्वी के बीच में हुए परिवर्तन का ही कमाल है। और देखिए,
ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां यानी न्यू टेक्नोलॉजीज और फसलें और क्रॉप्स उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो याद रहे कि हमारे देश में तो नहीं थे, तो ये जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आए, ठीक है, उनके साथ ये सब नए खान पान नई टेक्नोलॉजी भी आई और वे लोग अपने साथ नए विचार भी लेके आए, नई न्यू थॉट्स भी लेके आए और वो भी हमारे समाज को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का रहा है। इसीलिए यह जो काल है, कौन सा काल, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी का, 1000 लगभग 1000 वर्ष से थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो ये लगभग 1000 वर्षों से कुछ अधिक का जो समय है, यह समय आर्थिक परिवर्तन का काल रहा, इकोनॉमिक चेंजेस का काल रहा, राजनीतिक परिवर्तन का काल रहा, पॉलिटिकल चेंजेस का काल रहा, सामाजिक परिवर्तन का काल रहा, सोशल चेंजेस का काल रहा और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा और कल्चरल चेंजेस का भी काल रहा। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस युग में लोगों की गतिशीलता यानी मोबिलिटी जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो ये जो युग है 1000 वर्षों का यानी 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का, इसमें लोगों की जो गतिशीलता है, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ी और जब बढ़ती है तो लोग प्रभावित एक दूसरे से होते हैं। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस समय लोग अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसर के लिए लोग नई नई काम और अच्छी जीवन शैली को की खोज में लोग झुंड ग्रुप में, समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये देखिए नक्शा भारत का मैप है, इंडियन सब कंटिनेंट, यह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यूं नहीं कहा गया है, इस बात में दम है, यह हमारा भारत महान। तो भारत महान ये सिर्फ एक ये स्लोगन नहीं है, यह सच्चाई है। और यह जो उपमहाद्वीप है भारतीय कंटिनेंट, यह अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, अपार संपदा से भरा हुआ है, रिच रिसोर्सेस है और यहाँ पर लोगों को अपना भाग्य गढ़ने का, अपना भाग्य उज्जवल करने के ये तमाम संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी थे और आज भी मौजूद हैं। और इसी यही कारण है कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विदेश से, बंजर भूमियों से वैसे लोग यहाँ पर आकर्षित हुए जिनके यहाँ कुछ नहीं था, वो हमारे देश में आ गए। और यह देश संपन्न देश था, शांति से रहने वाला देश था, शांति प्रिय देश को वे लोग एक तरह से आकर इन्हें नारकीय स्थिति में पहुंचाते हैं। और कुछ अच्छे अगर आए, उनके साथ कुछ अच्छे विचार आए, अच्छे तत्व आए, तो उससे भी हमारे देश को लाभ हुआ है। तो यही है, परिवर्तन का दौर ये रहा है। अब आइए, अब ये देखिए, अब क्या मैं समझा रहा हूं, इस काल में यहाँ पर जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र या राजा का पुत्र से निकला है। तो एक नया एक जो समुदाय ग्रुप हुआ, समूह की बात कर रहे हैं ना, समूह या ग्रुप, इसमें एक शब्द है राजपुत्र या राजपूत, एक शब्द आया राजपूत। देखिए समझिए, एक शब्द, एक नया शब्द आता है इसमें, और ये राजपूत समुदाय एक बना, इसका अर्थ है राजा के पुत्र से, यानी ये सन ऑफ द किंग, और राजा के पुत्र से निकला है। और ये राजपूत समूह 700 से 1750 के बीच में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में उभरा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग का होने का दावा करते थे। अब 8वीं से बता रहे हैं कि 8वीं से और 14वीं सदी के सेंचुरी के बीच में, नहीं, यह राजपूत शब्द है वो वैसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो लोग योद्धा थे, वॉरियर थे, युद्ध करते थे, और वे लोग अपने को क्षत्रिय वर्ण से मानते थे। ऋग्वेद में
जो युद्ध करने वाला है उसको क्षत्रिय कहा गया है। तो ये राजपूत अपने को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित करते थे, एसोसिएट करते थे और दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। और ये राजपूत के अंतर्गत सिर्फ ये राजा का लड़का ही नहीं आता था, या साथ ही साथ इसमें सिर्फ बल्कि इसमें या सामंत वर्ग का ही लड़का नहीं आता था, पुत्र नहीं आता था, बल्कि इसमें जो भी सेनापति है, सैनिक है और जो अलग अलग सेनाओं में, शासकों की सेनाओं में जो कार्यरत हैं, वो सभी लोग राजपूत हो गए। जैसे आज के सेंस में समझिए कि जो भी आर्मी है वो सभी क्या हो गई, राजपूत हो गई। और ये लोग और ये राजपूत अपने को क्षत्रिय वर्ग से एसोसिएट करने लगे। ये भी बात हुआ कि जो शासक वर्ग आया, तो शासक हमारे यहाँ जो आक्रांता भी जो आए हैं बाहर से, वो सब लोग अपने को इसी राजपूत में ही अपने को जोड़ लेते हैं और वो क्षत्रिय वर्ग में आ गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि बाहर से भी कोई आया तो अपने को राजपूत में करके अपना वर्ग क्या मान लिया, क्षत्रिय, क्योंकि वो युद्ध में भाग लेता था, जो योद्धा था या वो सैनिक था, तो सब अपने को राजपूत वर्ग में आ गए। तो एक अलग समूह का प्रभाव मजबूत होता है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। और जो भी इनके कवि थे, इनके दरबार में रहते थे, इन राजपूतों के, इनके संरक्षण में रहते थे, जो चारण थे, जो इनकी प्रशंसा गीत गाते थे, अभी ये लोग इनको महिमा मंडित करना शुरू किए। नहीं, आज भी देखिए हमारे यहाँ जो हमने नेता पर किया, उन हर नेताओं के कुछ स्वार्थी तत्व, चापलूस जो उन पर फलते फूलते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं और उनको बड़ी बड़ी उपाधि देते हैं। आजकल तो टीवी शो में आप देखिए ना, हर पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और अपने अपने नेताओं की बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता था। ये जो राजपूत समूह आया और इसका जो विकास हुआ, तो इसके जो कवि और चारण हुए, ये इनके प्रशंसा में बड़े बड़े गुणगान करना शुरू किए। और देखिए इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, अब इसमें कुछ और वर्ग भी पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से अपने महत्व को बढ़ाया। और उसमें कौन कौन लाभ लिया, तो जैसे मराठा आ गए। देखिए मराठा, इनका भी महत्व बढ़ता है। सिख, इनका भी महत्व बढ़ता है। ये सब नए ये जो वर्ग हैं, इस समय इनका महत्व बढ़ता है। जाट, ये जाट का भी महत्व बढ़ा। अहोम, असम में है ये सब लोग, अहोम असम में। कायस्थ, इनका भी महत्व बढ़ा। कायस्थ एक नया शब्द आता है, तो पहले भी था लेकिन यहाँ पर इसका महत्व बढ़ा है। और ये कायस्थ क्या थे, तो ये मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। आज समूह ने भी उठाया। ये इस समय जो महत्व उठाया, मराठाओं ने उठाया। सिख, जाट, अहोम, ये लोग बहुत विकसित हुए अपने को। और कायस्थ जो है, वो कायस्थ पहले कोई जाति विशेष नहीं हुआ करती थी, लेकिन कायस्थ का मतलब है कि जो भी अकाउंटेंट का काम करता है, जो भी बही खाता मेंटेन करता है, जो कि शासक लोग जो थे या जमींदार लोग थे, उनकी बही खाता को करने के लिए जो भी लिखा पढ़ी का काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो वहाँ उनके अकाउंट्स का काम करते थे। तो ये जो भी अकाउंट्स का काम करते थे, इनका एक नया वर्ग आ गया, ये भी एक जाति बन गई, कायस्थ। तो ये कायस्थ, इसमें सभी लोग हैं। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जाकर जॉब करता है। जब भी अभी देखते हैं, अभी जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले जाकर किसी कंपनी में काम करने लगते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने लगते हैं, वो कभी क्लाउड में काम करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर में काम करते हैं और उनका काम करते हैं। तो आज के सेंस में सभी कायस्थ ही माने जाएंगे। या जो भी कॉमर्स पढ़ के जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी किसी व्यापारी का अकाउंट सेक्शन को जो देखते हैं, डील करते हैं, वो कायस्थ हो गए। तो उस समय भी जो शासक वर्ग था, राजा थे, उनकी अपने बही खाता, लेखा जोखा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ऐसे योग्य व्यक्तियों की जरूरत थी जो इसको कर सके। तो वो जो मुंशी और यहाँ पर लिपिक का जो काम करता था, वही हो गया कायस्थ। समझ में आ रहा है आपको ना। साथ ही साथ देखिए, इस पूरे काल के दौरान
क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। अब इस काल में क्या हुआ कि देखिए, जंगलों की कटाई शुरू हुई, जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई, क्योंकि ये सभी समूह और जनसंख्या भी बढ़ रही थी और लोगों की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। तो जंगलों की कटाई, और कटाई क्यों हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, खेती का इलाका बढ़ रहा था, इलाका बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये भी समय हो रहा था, क्योंकि सर्वांगीण आपको अध्ययन करना होगा, होलिस्टिक जब तक स्टडी नहीं कीजिएगा नहीं होगा। तो इस समय ये भी परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन में जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है। अब लोगों को इतना नहीं, पहले तो हम जंगल लगाते थे, उससे ऑक्सीजन आता है, स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन अब तो लोग अपनी आवश्यकता में जंगलों की कटाई कर रहे हैं और उस कटाई से जंगल कट रहे हैं और कृषि योग्य भूमि का विकास हो रहा है। इसके साथ साथ देख लीजिए, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। और यह जो जंगलों की कटाई और खेती का इलाका बढ़ना कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बहुत तेजी से हुआ। जैसे हर जगह समान रूप से कुछ जगह पर कम हुआ और कुछ जगहों पर ये ज्यादा हुआ, ज्यादा जंगल काटे गए और ज्यादा वहाँ के जमीनों को, वहाँ की जंगल को कृषि योग्य भूमि में आपको बदल दिया गया। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब ये पर्यावास होता है, जिसको कि एक नया शब्द है जिसे हैबिटाट कहते हैं। तो ये देखिए पर्यावास, ये समझ लीजिए, पर्यावास इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हैबिटाट, हैबिटाट। और हैबिटाट का मतलब क्या है, देखिए स्पष्ट पता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। किसी भी क्षेत्र में वहां के पर्यावरण और वहां के सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली लोगों की है, उससे हैबिटाट का है। जैसे वन में जो वनवासी रहते हैं, वो लोग वहीं वन के ही इन्वायरमेंट पर और वहीं से वहीं पर बिल्कुल वो आर्थिक, वहीं के आर्थिक स्थिति पर वो डिपेंड थे। वहीं के कंद फूल, वहीं के नदी झरनों से जो भी मछलियां मिलती हैं, पानी मिलता है, सब उसी पर वो थे और उसी में वो हल्का अपना खेती भी कर लेते थे। तो ये पर्यावस्था। लेकिन इस जब जंगल काट की कटाई होने लगी, रेकलेस कटाई जंगलों की होने लगी और कृषि योग्य भूमि लोग बढ़ाने लगे, तो वहां पर जो रहने वाले वनवासी थे वो अब क्या हुए, मजबूर हो गए, मजबूर होकर उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो एक ये भी परिवर्तन हुआ। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। और इसी समय जो वनवासी थे, जो वन में रहते थे, जो ट्राइब्स थे, ठीक है, अब क्या किए कि अपना पारंपरिक पेशा, जो ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन है, उसको वो लोग छोड़ दिए और वो लोग भी अब जमीन की जुताई करने लगे और वो लोग अब किसान बन गए। वनवासी जो है ट्राइब्स पीजेंट बन गया, ये भी एक परिवर्तन आया। तो यहाँ पर जो देखिए कि वनवासी क्या बन गया, किसान बन गया। वनवासी कन्वर्ट हो गया किसमें, किसान में। तो एक ये परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ देख लीजिए, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब जो ये किसान का, वनवासी जो किसान बने थे, ये लोग अब पहले तो ये लोग जंगल में बन रहते थे, वन में रहते थे और वहां की वातावरण से प्रभावित थे। जब जंगल को छोड़ के ये मैदानी इलाकों में आ गए, या आने पर मजबूर हो गए, किसान बन गए, तो फिर वहां के जो क्षेत्रीय बाजार थे जहां पर आए, या वहां के जो मुखिया थे, वहां के जो पुजारी थे, वहां के जो मठ थे, वहां के जो मंदिर थे, इन सब चीजों से ये अब प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल जीवन जीते थे। वनवासी लोग बहुत सरल जीवन जीते थे और मैदानी इलाकों में जहाँ बाजार है, जहाँ मुखिया लोग हैं, जहाँ पर मठ है, मंदिर है, पुजारी है, वहां का जीवन जटिल था और ये लोग जटिलता में अब फंसने लगे। आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। साथ ही साथ देखिए कि उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी।
अब ये लोग टैक्स पेयर होने लगे। पहले ये लोग वनवासी लोग जंगल में टैक्स नहीं देते थे, ये जंगल पर ये अपना स्वाभाविक अधिकार मानते थे और उनका ये नेचुरल हैबिटेट था। लेकिन जब ये लोग किसान बने, मैदानी इलाके में आए, तब इनसे कर ले देना कर ये लोग देने लगे और वहाँ का जो स्थानीय शासन है इनसे इन पर टैक्स लाद दिया, करारोपण कर दिया और उनसे जबरन या कानून के अंतर्गत इनसे अब टैक्स लेने लगे। साथ ही साथ देख लीजिए कि ये लोग जो मालिक है इनके, अब ये लोग बहुत धनी तो थे नहीं, अपना घर बास छोड़ के, जो पहले के स्वाभाविक इनका पर्यावास था, छोड़ के आए थे। तो ये अब जो इनके मालिक हैं, इनके जो मास्टर हैं, उनकी अब इन्हें बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब क्या होता है? फोर्स लेबर होता है। ये लोग क्या करने लगे? बेगार। बेगार मतलब फोर्स लेबर, ये बेगार होता है। इसको फोर्स लेबर कहते हैं कि ये बेगार मतलब फोर्स लेबर, लेकिन फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती इनसे काम करना ही है। मालिक है तो उनका काम करना है, उसके लिए उनको कुछ मिलेगा नहीं। मालिक चाहे तो उनको खाना वाना खिला दे, लेकिन इनको दिन भर काम कराएगा। तो ये बेगारी व्यवस्था इन पर लाद दी गई और ये बेगार करने पर मजबूर हो गए। इसी के साथ देखिए, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब क्या हुआ कि किसान जो थे उनके बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगे। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ ऐसे किसान हैं जो अभी बनवासी से बने हुए हैं, उनके पास थोड़ी सी टुकड़ा है, या और भी जो किसान है वहाँ के जो अर्थव्यवस्था में जो मजबूत है, मुखिया है, मालिक है। तो एक तरह से आर्थिक और सामाजिक अंतर आना समाज में शुरू हो गया, जो पहले नहीं था या कम था। तो इस 1000 वर्ष में ये एक अंतर आना शुरू हुआ। और देखिए, और जैसे जैसे अब और मैं आपको आगे समझा रहा हूं इसमें कि कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो समाज में कई तरह के लोग थे। किसी के पास ज्यादा जमीन थी, कुछ लोग क्या करते थे कि मवेशी पाल के अपना जीवन यापन करते थे, कुछ लोग दस्तकारी या क्राफ्ट्स का काम करते थे। तो अलग अलग लोग काम करते थे, उनसे उनकी अलग अलग आर्थिक और सामाजिक स्थिति बनने लगी और अंतर आने लगा। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिए जाने लगा। ये समझिए, ये 700 से 1750 ईस्वी में जैसे जैसे समाज में असमानता आई और लोग अब जाति और उपजातियों में बंटने लगे या उनको बांट दिया गया, और साथ ही साथ उन्हें ऊंचा और नीचा बताने जाने लगा। ये पहले से नहीं था। ऊंचा, कोई ऊंचा है, अभी हो गया कि ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है। ये चीज अब यहाँ पर शुरू आ गया और ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। अभी भी ये जो दर्जा दिया गया ये परमानेंट नहीं होते थे। किसी जात विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उन्हें दर्जे बदलते रहते थे। अब कोई भी जाति या उसका जो समूह है, वर्ग है, उसके हाथ में कितनी सत्ता है, पावर कितना है, उसका प्रभाव कितना है और संसाधनों पर नियंत्रण का हक कितना है, इसके आधार पर उनका दर्जा बढ़ता घटता बढ़ता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अब एक जाति हुई, किसी क्षेत्र में कोई और। अगर किसी क्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत है, संसाधनों पर ज्यादा उसका अधिकार बन गया है और उसका प्रभाव ज्यादा है, तो वो ऊंची वहां पर जाति मानी जाती थी। वही जाति कहीं दूसरे जगह पर गरीब है, उसका प्रभाव उतना मजबूत नहीं है, प्रभावकारी नहीं है, तो उसका दर्जा नीचा हो जाता था। समझिए कैसा खेला है, ठीक है ना। ये भारतीय समाज में ये नए परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में एक तरह से विभाजन शुरू हो गया है। अन्य सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब प्रत्येक जाति अपने जाति के लिए नियम बनाती थी, ठीक है, और वो बैठकर कि उसके जो सदस्य है उसके नियम को पालन करे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने
निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अब ये जो जातियां थी तो इनका जो नियम कानून कौन बनाता था, तो उसके बड़े बुजुर्ग मिलकर बनाते थे और उसके लिए जाति पंचायत वो लोग बनाते थे। एक सभा बनती थी जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। जाति पंचायत। और जाति पंचायत में उस जाति के बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे और वो बैठ के अपने जाति के लिए और अपने जाति के सदस्यों के लिए नियम कानून बनाते थे। साथ ही साथ जो जाति जिस स्थान अपने निवास में या जिस गांव में रहती थी वहां के भी रीति रिवाज का वो पालन करती थी। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे और कई जो गांव होते थे वहां पर वहां का मुखिया होता था, प्रधान होता था, हेडमैन होता था और एक तरीके से वह उस राज्य की एक छोटी इकाई की तरह ही काम करते थे। आज भी मुखिया लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो यही इसमें समझने का हुआ कि समाज में जो परिवर्तन हुआ वो 1700 से लेकर 1750 के बीच में बहुत ही समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ और उसके कई कारण आपको समझाया गया और जातियां बन गई, उपजातियां बन गई, जातियों का नियम बना दिया गया और ये समाज को बांटा गया। तो ऐसा हमारा समाज हुआ 1750 में। और वही समय है और 1600 में आपको तो पता ही है, 1599 और 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं और जब समाज बटा तो इसका वो लोग भरपूर फायदा उठाते हैं और समाज को कई जातियों में बांट दिया गया। और आज तो अब ये काम बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि अब तो वोट की राजनीति आ गई और वोट पाने के लिए अब हर जाति का देखना है, लोग हर जाति को रेवड़ी भी दे रहे हैं, समाज बट रहा है। लेकिन अगर समाज के अधिकांश लोग इस सच्चाई को समझेंगे तो हम समझेंगे कि हम सब तो एक ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने महाकुंभ की चर्चा किया कि महाकुंभ भारतीय समाज को एक रखने का ही एक कंसेप्ट लेकर चला था और हजारों वर्षों से चल रहा है, नया कोई चला नहीं है। ये अलग बात है कि आज की तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रुचि ले रही है, इसको व्यवस्था ज्यादा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था। ये हजारों वर्षों से परंपरा आ रही है महाकुंभ की, कुंभ की, अर्ध कुंभ की। और इसमें यही है कि सभी लोग एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक साथ स्नान करने का परंपरा हड़प्पा काल में भी था और वहां पर भी सामूहिक स्नान की परंपरा थी, ग्रेत बाथ वगैरह मिला है और भारत में बहुत पहले से। और ये परंपरा भारत को मजबूत करती है। लोग जाकर एक ही जगह एक ही समय पर एक साथ डुबकी लगाते हैं गंगा में और तो या जमुना में या पवित्र सरयू में, पवित्र नदियों में। इससे हमारा एकता बढ़ता है। तो यही बात हमने कहा, इसको सब समझिए इस परिप्रेक्ष्य में। तो आज थोड़ा इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा बात भी जरूर बताया है। और अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम का चीज है। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, वो भी इससे लाभान्वित हो। और इसमें कोशिश की जाती है कि हम बिल्कुल प्रमाणिक चीज बताएं और कोई फैक्ट के आधार पर बताया जाता है, उलूल जुलूल बात नहीं बताते हैं। और बस वो बात बताया जाता है जिससे अब देश की समरसता और एकता बढ़ती है। इसीलिए आज हमने महाकुंभ की चर्चा किया। और अभी तत्कालिक आपका वीडियो बन रहा है, सभी लोग महाकुंभ महाकुंभ सबसे सर्च होने वाली टॉपिक है। तो मैं बताया कि इससे हमारा समाज एक होता है और एकता की बात है, भारत का दर्शन होता है। भारत जातियों में बटा हुआ देश नहीं है, भारत उपजातियों में बटा हुआ देश नहीं है। भारत बहुत ज्यादा ऊंच नीच, गरीब अमीर, भारत समरसता का देश है और वैसा ही देश बनाया जाए और सभी लोग मिले उसमें। देश की एक एक नागरिक का उसमें कर्तव्य बनता है। जब नागरिक जागरूक हो जाएगा तो उसके भावना के अनुरूप सरकार को भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को हमने यहाँ पर डाला है। और मनुष्य एक ही है, ऋग्वेद का एक श्लोक है कि मनुर्भव, वो एक ही बात कहता है कि मनुष्य बनिए। ये नहीं कि आप इस जात का बनिए, आप मनुष्य बनिए। और हम सब लोग एक एक समान हैं और ना कोई किसी से बड़ा है ना छोटा है, मनुष्य है तो मनुष्य है। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।